हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ने आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल सहित जितने भी आपके 2025 के नोटिफिकेशन थे, लगभग सभी के एग्जाम्स डेट को अनाउंस कर दिया है। और ये जो स्पीड में आया ना, बुलेट ट्रेन की स्पीड में, इसका अंदाजा हमें पहले से भी था। और शायद जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैंने बताया भी था कि जब ये एक बार एग्जाम शेड्यूल आएगा इनका, तो ये लगातार एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की क्षमता रखते हैं। जैसा कि 2024 में भी ऐसे इन्होंने किया था, और सेम उसी पैटर्न को, हालांकि थोड़ा सा डिले है इस बार ट्रेन, है ना। वो जो बुलेट ट्रेन है थोड़ा सा डिले है, हालांकि पिछली बार अगस्त सितंबर से स्टार्ट कर दिया था इन्होंने एग्जाम्स को, बट इस बार थोड़ा सा इन्होंने डिले किया है। और लेकिन हाँ, 2026 में आप समझ लीजिए कि जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर इस वीडियो में मैं बात करूंगा तो बेसिकली आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल के बारे में बात करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको ये मैं बताऊंगा। क्योंकि अब ये मात्र अब से मान लीजिए कि लगभग 2 महीने का समय है, और उसमें भी अब 2-3 दिन कम ही हो गए हैं। मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है कि 5 से 9 मार्च दिया गया है आपके एग्जाम्स डेट। और जो आपका एग्जाम्स हो गए टेक वन का, वो शायद 5 मार्च को ही कंप्लीट हो जाएंगे, 3 शिफ्ट में, है ना। तो निश्चित रूप से अब आपके पास समय कम है, तो इस समय को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, कौन कौन से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे, कहाँ से, कौन किस किस सोर्सेज से करेंगे। अब ये 2 महीने अगर आपने मेहनत कर ली तो समझ लीजिए कि आपकी जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी। बशर्ते आपको ये 2 महीने बेहतरीन ढंग से, फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से मैं आपको सारी चीजें डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बस कल 8 से 10 मिनट में चाहूंगा कि आपको मैक्सिमम चीज यहाँ पर बता दूं, ताकि आपको एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें एक आप भी उसको एक बुलेट ट्रेन मूड में डाल सके, स्पीड में डाल सके, ताकि सारी चीजें आपके लिए बेहतरीन ढंग से हो और आपका अंततः रिजल्ट में, जो आपका पीडीएफ है उसमें रिजल्ट में आपका नाम हो। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्तों कि यहाँ पर मैंने क्या किया है आपके पास सामने, यहाँ पर वेटेज रख दिया। क्योंकि देखिए, बहुत सारे अभी भी बच्चे हैं ना हमारे पास, मैसेज करते रहते हैं, पर्सनल मैसेज टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं देखता हूँ कि अभी भी लोग जो है ना जीए के पीछे पड़े हुए हैं ना। ये जीए जो आपका जनरल अवेयरनेस है, इसके पीछे पड़े हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये जीए का आपका देखिए यहाँ पर 10 मार्क्स के हैं, यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो अभी आपको इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि अभी ये बाकी के जितने भी पोर्शन उसको आप बेहतर ढंग से आप रिविजन कीजिए तो बेहतर रहेगा, है ना। इसमें मेन जो चीज आपका देखिए जनरल अवेयरनेस का है, तो इसमें आप अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने बाकी सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, तो आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, इसको आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं, और ये आपको करंट लेटेस्ट कम से कम 6 मंथ का, और मैक्सिमम मैक्सिमम 6 मंथ, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 मंथ आपको कर लेना है, ठीक है। कहाँ से करेंगे तो मैं बताता हूँ आपको। आप अगर स्पीडी से कर सकते हैं तो स्पीडी से कर लीजिए, या एडुटेरिया से कर सकते हैं तो एडुटेरिया से कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो किसी भी, जो भी आपको लगता है जिसको आप पढ़ रहे हैं, हालांकि स्पीडी भी इंग्लिश में मीडियम में अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। किसी और अदर मैगजीन से आप कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। अगर ईयरली अवेलेबल है या 6 मंथ अवेलेबल है, कुमार गौरव सर का फुल पत्ती वाली क्लास, तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास समय होना चाहिए, है ना। अगर आपको स्पीड में करना है तो स्पीडी या ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं फुल पत्ती वाली क्लास है, वो भी बहुत बढ़िया कंटेंट रखते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इस सब चीजों को अभी थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करूंगा। खास करके आपको जो मेन चीज है ना, यहाँ पे देखिए जनरल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये यहाँ से 15 मार्क्स दोस्तों। इस 15 मार्क्स में 15 मार्क्स लाने हैं आपको, चूकना नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा चूक जाते हैं तो कम से कम 13 से 14 मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है। अगर मान लीजिए एक तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी आता है और आपको उसे छोड़ना पड़े तो कोई बात, उसमें शर्म की बात नहीं है। आपको लगे कि इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो उसे छोड़ने में ही आपकी भलाई है, ठीक है। तो इस बात को, ये टेक्निक है कि 2-3 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे रीजनिंग में, जो कि आपको थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। तो अगर आपके पास समय बचता है तो आप उसको करेंगे, है ना। अदरवाइज आप उसको स्किप करने की कोशिश करेंगे। 2-3 क्वेश्चन ही रहेंगे ऐसे, बाकी 12 से 13 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं 15 में से, ठीक है। तभी आपका रिजल्ट बनेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, आरआरबी के केवल और केवल जो 2024 में एग्जाम हुए थे, है ना, केवल और केवल 2024 के जो एग्जाम हुए हैं, केवल उसके क्वेश्चंस को 2 से 3 बार लगाना है दोस्तों। अभी 2 महीने है समय ना, लगभग 2 महीने समय है। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, केवल 2024 में जितने भी एग्जाम हुए थे, मैं लिख देता हूं, 2024 में आपके आरआरबी में जितने भी एग्जाम हुए थे, उन सारे को लगा लेना है, इवन इंक्लूडिंग अभी जो ग्रुप डी का हो रहा है उसके भी, ठीक है। ग्रुप डी हो, टेक 3 हो, टेक 1 हो, आरबी जेई हो, एनटीपीसी हो, जितना लगा सकते हैं। पहले टेक 1 से शुरू करना है, जो आपके टेक 1 में आए थे वहां से, फिर टेक 3 करना है, ठीक है। फिर आपका आरआरबी जेई करना है, फिर आपको करना है ग्रुप डी जो अभी चल रहा है उसका,
एनटीपीसी का, ठीक है? तो इन सब के आप जितना कर सकते हैं यहाँ शुरू करना है और कम से कम 2 से 3 बार लगा लीजिए। हाँ, अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो यूट्यूब में डालेंगे उस टॉपिक को, तो टॉपिक में वो टॉपिक आपका बिल्कुल स्पेसिफाई करके आ जाएगा, किसी भी टीचर का मिल जाए, आपको देखे हुए समझ में आना चाहिए केवल। उसको शॉर्ट में नोट्स ज़रूर बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप बार-बार उसको रिवीजन कर पाएँ, ठीक है? और अब से अभी आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कीजिए और रिवीजन बार-बार सब्जेक्ट को कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में, ठीक है? ओके। सो रीजनिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल प्रीवियस ईयर का अगर अगर अवेलेबल है, हालाँकि मैंने अभी चेक नहीं किया है, लेकिन अगर यूथ पब्लिकेशन की अवेलेबल है 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे, उनके अगर क्वेश्चंस अवेलेबल है किसी बुक में तो आप उसको जा करके बिल्कुल ऑफलाइन बुक ले लीजिए, है ना? ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए अब इस टाइम में। आपको नहीं अवेलेबल है तो आप पीडीएफ का प्रिंट ले लीजिए, जैसा कि मैंने भी किया था। बहुत सारे बुक्स या बहुत सारे कंटेंट मेरे पास ऑनलाइन उस समय अवेलेबल नहीं हो पाता था किसी कारणवश, तो मैं उसको प्रिंट करा लेता था। तो आप भी अगर पीडीएफ कहीं मिल जा रहा है, किसी ग्रुप में शेयर हो जा रहा है, किसी कोई बच्चा अगर शेयर कर रहा है, कोई ग्रुप में शेयर हो रहा है, तो आप उसको जाकर के प्रिंट आउट कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ हो जाएगा। और उसको ऑफलाइन आपके पास पेपर पे होना चाहिए, ठीक है? और सबसे पहले आपके टेबल पर ये होना चाहिए वेटेज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट वाइज़ वेटेज है वो आपके टेबल पे होना चाहिए ताकि आपको पता चले हमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो रीजनिंग की बात हो गई 15 नंबर की। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस। तो दोस्तों कंप्यूटर और एप्लीकेशंस जो आपके कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस हैं, इसके जो सिलेबस है, सिलेबस को आपको ध्यान रखना और उन्हीं टॉपिक को केवल कवर करना है जो आपके सिलेबस में गिवन है। और सिलेबस भी मैंने यहाँ पर नीचे रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ना है, बिल्कुल ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ना है, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ना है, नेटवर्किंग पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और ये इसमें विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स और एमएस ऑफिस, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, या फिर हो आपका एमएस वर्ड, ये तीनों को अच्छे से कवर करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका ईमेल से क्वेश्चन आएगा, आपका वेब ब्राउजर से क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर वायरसेस यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो आपको मैंने कंप्यूटर के लिए भी बहुत ज्यादा पहले भी बता चुका हूँ कि कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से सोर्सेज पढ़ेंगे और किन टॉपिक्स पर आप ज़्यादा कवर करेंगे। लेक्चर डाला हुआ है, कंप्यूटर से रिलेटेड के लेक्चर डाला हुआ है कि कौन से टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, वो मैंने बता रखा है विद वेटेज कि कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। हालाँकि आपको मैं बता दूँ फिर से एक बार, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस ऑफिस, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। और वायरस, कंप्यूटर वायरस, यहाँ से क्वेश्चन आपके, अगर आप ये 3 टॉपिक भी कर लेते हैं तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं ना इसमें से, तो 20 में से आप ये मान के चलिए कि 14-15 आप करके ले जाएँगे, ठीक है? 12 से 15 लिख करके चले जाएंगे आप, ठीक है? 12 मिनिमम और 15 तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम और वायरस से पूछते हैं, ठीक है? उसके बाद आप थोड़ा बहुत स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप कर सकते हैं ये आपका जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग है, ये सबको आप देख सकते हैं, ठीक है? ओके, तो ये था आपका बेसिक और कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से। अब हम बात करते हैं किसकी, इसके सोर्सेज की। तो सोर्सेज मेरे दोस्तों बहुत सारे सोर्सेज है इसके। जैसे कि मैंने किया था, मैं बता दूं आपको, एक तो यूथ पब्लिकेशन को मैंने पढ़ा था। यूथ पब्लिकेशन की कंप्यूटर की कोई भी थोड़ी बुक आप उसे उठा सकते हैं, जरूर एमसीक्यू लगाना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू होते हैं तो उसको लगाना है। यूथ की जो बुक होती है ना उसमें एमसीक्यूज होती है, वो आपको लगाना है। टॉपिक कवर किया आपने, उसको एमसीक्यूज लगाना है। इसके अलावा मैंने एक और चीज फॉलो किया था, वो था आपका परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी की, ठीक है? परीक्षा वाणी की ये बुक थी, उसमें भी एमसीक्यूज थे जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं और बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं और आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं, उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज भी उसमें दिए हुए थे। तो क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें कंप्यूटर में आपको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बार पढ़ के, थ्रोली पढ़ के, जब आप उसको रिविजन करते हैं एमसीक्यूज के थ्रू, जब एमसीक्यूज आप पढ़ते हैं उससे, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको उसमें देखने को मिलता है कि हाँ, ये चीजें, अब मुझे चीजें ध्यान में आ रहा है और ये चीज मैंने कहीं पढ़ी है। और उसके बाद फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे ना 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, तो वो चीज आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट पास हो जाएगा आपका कंप्यूटर, ठीक है? और देखिए, मैं चाहूंगा कि आपका अगर इस जैसे, अगर जिस तरह से पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, अगर 20 में से अगर आप 15 नंबर भी ले पाते हैं सब मिला करके, तो आपके लिए बहुत अच्छा मार्क्स होगा, है ना? अगर इसी इसी टाइप से इस बार भी क्वेश्चन आते हैं तो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे। लेकिन ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों कि आपको टॉपिक कवर करके जाएँगे ना, तो आपको 5-6 क्वेश्चन ही लगेंगे जो आपको टफ लगेंगे। बाकी आप 12 से 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्टेबल होता है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ के गए हैं तो आप उसे कर पाएँगे। और अगर आपने बिल्कुल ऊपर-ऊपर से पढ़ के गए हो, आप मेहनत करके नहीं गए हो, अच्छे से आप चीज़ों को रिवाइज़ करके नहीं गए हैं ना, तो वहाँ पे फिर आप गलती करोगे। ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन में से 12 से 15 क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो अटेम्प्टेबल होता है। अगर आप बेसिक चीज़ें भी पढ़ के जाते हैं, तो 12 से 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 12 से 15 मार्क्स आप आराम से ले आ सकते हैं 20 में से, ठीक है? और बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो 15, 16, 17, 18 भी जा सकता है, ठीक है? 20 की गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? ओके। तो ये था, मैंने आपको सोर्स बताया कंप्यूटर के लिए। और उसके बाद बताया मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के लिए बता ही दिया कि केवल आप करंट अफेयर्स पढ़ना ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद
रीजनिंग के लिए बता ही दिया। नेक्स्ट आपका बनता है मैथमेटिक्स। तो दोस्तों देखिए मैथमेटिक्स का यहाँ भी अच्छा खासा वेटेज है 20 मार्क्स का, ठीक है। जितना कंप्यूटर का है उतना ही 20 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स है। तो अगर आप किसी भी आर्मी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अगर आपको जो आपने टॉपिक कवर किया है पहले वो तो करना ही करना है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टॉपिक है जिसको आपको कर लेना है। एक तो है आपका इसमें ये प्रोग्रेशन आपको कर लेना है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको आप अच्छे से कर लें। किसी भी यूट्यूब से आप कर लीजिए, मिल जाएगा आपको, है ना। आप अभिनव शर्मा के जो अभिनव शर्मा सर है उनका कर सकते हैं, या फिर आप आदित्य रंजन सर का कर सकते हैं, गगन प्रताप सर का कर सकते हैं। आप केवल आपको लिखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको जो अभी PYQ 2024 में हुआ था एग्जाम्स टेक 1 का, उसके क्वेश्चंस आपको लगा, ये सब सोर्सेज आपके पास होना चाहिए। अगर अब तक भी आपके पास PYQs नहीं है जो 2024 में एग्जाम्स हुए हैं, खासकर टेक 1 के नहीं है, तो ये बहुत चिंता का विषय है ना। अगर नहीं है तो अभी जाकर के इसको ले आइए मार्केट से, या PDF को प्रिंट आउट करा लीजिए और इसको पढ़ना शुरू कीजिए। और देखिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। पहले आप उसको थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 2-3 लेक्चर कीजिए। जो अगर जैसे होता है ना कि वन शॉट वीडियो होते हैं कई सारे यूट्यूब पर, कई सारे चैनल पे, तो वन शॉट वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। वहां पर आप एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, कुछ फार्मूला है उसको आपको लिख लेना है, और उसके बाद जो PYQs है उसको देख लेना है किस तरह से क्वेश्चन है। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आते हैं इससे क्वेश्चन तो आसान ही आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस बेसिक फंडा होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़ देते हैं, और वो एग्जाम में इतना आसान हो जाता है आपको कुछ आइडिया नहीं होता है इसको इसके बारे में, तो आप उसको छोड़ के आते हैं, स्किप करके आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक चीज आपको पढ़ के जाना है कि अगर क्वेश्चन आसान आ गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से छोड़ना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपका सेट्स है ना, ये सेट्स आपको पढ़ना है। और सेट्स मैंने कहा था आपको बार बार कि या तो किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए, या नहीं हो रहा है तो आप एनसीईआरटी 11th क्लास में दे रखा है एक चैप्टर ही, है ना। 11th क्लास आप उसका जो है ना PDF प्रिंट आउट करा लीजिए, केवल उस डाउनलोड करके इंटरनेट से, फर्स्ट चैप्टर में ही है, और उसको पढ़ लीजिए। उसमें कुछ MCQs है, कुछ एग्जांपल्स है, उसको आप पढ़ लीजिए बस। और जो PYQ है फिर से एक बार देख लीजिए। आपके लिए मतलब क्वेश्चन अगर अगर आपके सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आते हैं ना, सेट थ्योरी के आते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो मैक्सिमम आपके बन जाए क्वेश्चन। शायद ये एक ऐसा टफ आ जाए जो आपको नहीं मिलेंगे। इसमें क्या है, सेट थ्योरी में ना बेसिकली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो उस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो सेट थ्योरी करना है, सेट थ्योरी और वेन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद मीन डेविएशन के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मीन डेविएशन से वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी के अच्छे से कर लेना है आपको। सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से करना है। बाकी नंबर सिस्टम, रेशनल इरेशनल नंबर्स, बायोमाथ, ये पाइथागोरस थ्योरम, अर्थमेटिक, ये प्रोग्रेशन, और ये डिस्टेंस, ट्रिगोमेट्रिक, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये सब चीज तो आपने कवर कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना है वो आपका सेट थ्योरी का पढ़ना है, और आपका प्रोबेबिलिटी का पढ़ना है। और डेविएशन, ये अगर आपको मिल जाए कहीं पे भी, किसी PDF मिल जाए, हालांकि 12th क्लास में दे रखा है ये प्रोबेबिलिटी भी और डेविएशन भी, तो आप इसको कर सकते हैं कवर, ठीक है। हाँ, PYQ जरूर देखना है, इसके भी टॉपिक जहां से भी चाहे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको, कहीं से भी करके इसके टॉपिक को जरूर कर लेना है। दोस्तों ये था जो हमारा जो आ, ये आपके 15 मार्क्स से हो गए जनरल इंटेलिजेंस, 10 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस, और 20 मार्क्स के कंप्यूटर, और 20 मार्क्स के मैथमेटिक्स। लास्ट में जो आपका बचता है वो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और देखिए ये तो इसके लिए तो आपको भाई सोर्स नहीं बताऊंगा भाई, आप सोर्स बताने का क्या फायदा, अब NCERT आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। अब इतना समय नहीं है आपके पास कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आप NCERT पढ़े। NCERT अगर आप पढ़ने अब बैठेंगे ना तो आप आपके पास बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे। सो अब मैं केवल आपको यही कहूंगा कि मेरे YouTube चैनल पर, जिस पर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर बाय हेमंत कुमार, इसी YouTube चैनल पर आपके 75% जो सिलेबस है वो लगभग कवर हो चुका है, ठीक है। और बाकी के रिमेनिंग 25% भी जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूं मैं कि इसको कंप्लीट कराया जा सके। और मैं बता दूं आपको, यूनिट मेजरमेंट से लेकर के आपका यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में यहाँ इस टॉपिक पर हमारा भी चल रहा है, ठीक है। यानी कि इतना हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इतना ऑलरेडी कंप्लीट हमने करा दिया है। तो अब ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट आपके इसमें भी 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, 1-2 लेक्चर और होंगे इसमें, 2-3 लेक्चर और होंगे, तब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैक्रो कंट्रोलर और मैक्रो प्रोसेसर, छोटा टॉपिक ही है, मतलब ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज भी हालांकि मैंने करा दिया आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट आपको करा दिया, सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेज को ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का सर्किट कहते हैं। आज मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाला है, और उसका मेजरिंग सिस्टम भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। LCD LED तो ट्रांसड्यूसर, तो ये सब बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, हालांकि क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने कराया है वही आपका इंपॉर्टेंट है, जो नहीं कराया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि यहां तक ये आपका इंडक्शन, ये मैग्नेटिक इंडक्शन तक जो मैंने करा दिया है समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं कराया समझ लीजिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं जल्दी आपको MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसमें आपको और थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे
चीजें आपके पास किस तरह से आप हैंडल करेंगे क्वेश्चंस को जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। और बाकी के रिमेनिंग जो सिलेबस है उसको भी मैं जल्दी कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब लास्ट जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना है, आपको टेस्ट कैसे देना है। तो टेस्ट मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है कि टेक्स्ट बुक से ही आप टेस्ट दें तो बेहतर है। बाकी के ऐप मुझे उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं लगता है ना? हालाँकि टेक्स्ट बुक में भी इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले टॉपिक वाइज़ टॉपिक वाइज़ फिर चैप्टर वाइज़, ठीक है? और फिर आपका मॉक। सब्जेक्ट वाइज़ भी लगा सकते हैं चाहे तो, सब्जेक्ट वाइज़ भी लगा सकते हैं और फिर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्या है इसमें मेरे दोस्तों कि सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज़ कर लेना है अच्छे से। पीवाईक्यूज आपको अच्छे से कर लेना है। जैसे मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा तो आप अच्छे से कर लेना है। आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैथ और रीजनिंग के लिए जब आप करते हैं पीवाईक्यू, जैसे आरआरबी 2024 में केवल आया हुआ उसी को कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में छूटेंगे नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर जिस टॉपिक का नहीं है उसको आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर मैथ और रीजनिंग के आप देख सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको। बेसिक साइंस के लिए आपको टॉपिक वाइज करना है। टॉपिक वाइज मैंने सारा करा ही दिया है। और अगर आपको लगता है कि इररिलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको पीवाईक्यूज प्रेफर करना है। क्या पीवाईक्यूज में उस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं? अगर नहीं आया तो उस तरह के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मार्क्स कम आ रहे हैं डजंट मैटर। आपके टेस्ट में अगर 55 से 60 अभी आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपके बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। अगर टेक्स्ट बुक ऐप में मॉक टेस्ट पर अगर आपको 55 टू 60 आ रहा है तो समझिए बहुत अच्छी तैयारी है आपकी और आपका सिलेक्शन समझ लीजिए। अगर इसी तरह से तैयारी आप करते रहे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 50 है ना, 50 से लेकर के 55 तक आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका एवरेज है, यानी कि आप अभी रेस में है। आप आगे थोड़ा-सा और मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन में आपका आ सकता है नाम, ठीक है? और अगर आपका बिलो 50 है, तो आपको अभी ज़रूरत है एकदम बूस्ट अप करने की, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने की, ताकि अगर आप 50 प्लस हो जाए आपका, 55, 60 तक भी बन जाए, तो आपका रिजल्ट बन सकता है। डिपेंड करता है कि जहाँ से आपने भरा वहाँ पे सीट कितनी है और वहाँ पर कॉम्पिटिशन कितना है और क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। इन सब चीज़ों पर मैं अभी इसलिए कट ऑफ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन केवल टेस्ट जो आपके टेस्ट है उसके बेसिस पे कर रहा हूँ कि अगर 55 से 60 है टेक्स्ट बुक में, अगर आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी है और वेल डन। कीप अप, कीप इसको कीपिंग कीजिए, इसको बिल्कुल इसी तरह से कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपके 50 से 55 आ रहा है तो समझ लीजिए एवरेज है और थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लेस देन 50 आ रहा है तो और थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको इस रेस में आने के लिए, ठीक है? तो ये था। और अलग से मैं आपको वीडियो बना के बताता रहूँगा कि किस तरह से आप टेस्ट मॉक देंगे। अभी बहुत ज़्यादा ये आपका समय नहीं लूँगा, ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही। बाकी हमसे जुड़े आपसे जुड़े हैं और आगे फ्रीक्वेंटली वीडियो आएगी। अभी सब्जेक्ट वाइज़ भी वीडियो आने वाली है आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की जो डिजिट्रॉनिक्स है, उसके वीडियो जल्दी अपलोड किए जाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।